नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके। इसके बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी की मतदान की अपील की गई है। बता दें आपको, सोशल मीडिया एक्स पर पीएम की अपील की गई है, मतदान रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करें। बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपील की गई है, युवा मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वोट करने की अपील की गई है, क्योंकि पहले चरण में देखा गया था किस तरह से काफी कम लोग वोट करने के लिए पहुंचे थे, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था। अब बता दें आपको कि युवा मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक्स पर ट्वीट किया गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा मतदान करें। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपील की गई है, मतदाता रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करें, युवा मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया है, जितना अधिक मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र। पीएम मोदी की ओर से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपील की गई है, कहा गया है मतदाता रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करें। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। तो बता दें आपको, प्रधानमंत्री की मोदी की ओर से ज्यादा वोट करने की अपील की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से ज्यादा मतदान करने के लिए भी अपील की गई है। आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की है, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खुल के मतदान करने आए, बिना भी किसी चिंता के। बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो सर, अभी आपने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें आईएमडी और ऑफिशियल थे, तो उन्होंने उनसे भी कुछ इनपुट लिया था आपने, मौसम को देखते हुए वेदर किस तरह गर्मी है, क्या है, वो क्या इनपुट रहा उनका और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है? देखिए, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईएमडी, इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की। इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज़्यादा कर सकें। तो विभाग ने हमें बताया, मौसम विभाग ने, कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। और फॉर्चुनेटली, मतलब सौभाग्यवश, पिछले 2 दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में। तो वातावरण अच्छा है और हमने भी बहुत व्यवस्था की है। पीने का पानी हर जगह में है, पंखा हर जगह में लगाया है, शामियाना लगाया है, क्यूज में व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया है। हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को, सबको आना चाहिए। और आने के साथ साथ हमारा एम्बेसडर भी बनना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहिए। अपने साथ कुछ ना कुछ दोस्तों को, कुछ ना कुछ साथियों को, परिवार के साथ के लोगों को लेके मतदान देने आना चाहिए। नथिंग लाइक वोटिंग। बड़ा गर्व का विषय वोटिंग करना, आना चाहिए जरूर। और मुझे उम्मीद है कि आज सब आएंगे। आपसे अपील है कि जरूर वोट देने आए।
तो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से अपील की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक्स पर कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, युवा ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी तस्वीरें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट करने पहुंचे हैं, कांग्रेस महासचिव भी वोट करने पहुंचे हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी वोट करने पहुंची है, केरल के सीएम पिनराई विजयन भी वोट करने पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी से बता दें आपको, बीजेपी नेता वी मुरलीधरन भी वोट करने पहुंचे, केंद्रीय मंत्री वोट करने पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत। बता दें आपको, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सभी अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं, जहां पर पूर्व सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत वोट करने के लिए पहुंचे हैं, कांग्रेस महासचिव भी वोट करने के लिए पहुंचे, केसी वेणुगोपाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वोट करने पहुंचे हैं, पिनराई विजयन भी वोट करने पहुंचे हैं, केरल के सीएम है वी मुरलीधरन वोट करने पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं और ये तमाम बड़े चेहरे सभी राज्यों के वोट करने के लिए पहुंचे हैं। पिनराई विजयन वोट करने पहुंचे हैं, केरल के सीएम है वी मुरलीधरन वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और हमारे साथ खबर पर संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं जयपुर से। मनोज शर्मा, राजस्थान की जनता वोट करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी है, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, क्या कुछ माहौल है? उन्होंने कल अपील की थी ज्यादा से ज्यादा वोट डालने जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपील की है, तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के और बीजेपी के, सबने अपील की है। गर्मी का समय है, फिर देश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले चरण के अंदर जो मतदान हुआ था, उनका जो प्रतिशत डाउन लेवल पे था, उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों चुनाव आयोग ने साफ तौर से विज्ञापनों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कहा गया है कि कृपया करके आप जो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, आपको आपकी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। इसके लिए आपको वोट देना होगा और वोट देने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकलने के लिए आपको बारिश और धूप का सामना भी करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर तमाम पार्टियों ने अपील की है। अब इसका कितना असर होता है ये तो 6 बजे के बाद मालूम पड़ेगा। वोटिंग प्रतिशत कितना होता है वो भी शाम को 6 बजे तक बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की 11 बजे तक की अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मतदान केंद्र तक पहुंचे और वोट डाले। मनोज, करीब 2 घंटा हो चुका है वोटिंग को शुरू हुए, अभी तक क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? क्या भीड़ नजर आ रही है मतदान केंद्रों में? लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? क्या मुद्दे लेकर वो पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो पहले चरण का मतदान था वो शहरी क्षेत्र के अंदर में था, लेकिन अब क्योंकि स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर बात की जाए तो भी सारी जितने भी जो चुनाव हो रहे हैं वो बॉर्डर इलाकों के अंदर हो रहे हैं, यानी पश्चिमी उसके तरह हो रहे हैं, जहाँ पर धूप का वेग बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ गर्मी का प्रकोप ज्यादा है। जोधपुर की बात करें, बाड़मेर की बात करें या और भी कोटा चित्तौड़गढ़ की बात करें, तो वहाँ पर धूप और गर्मी का प्रकोप ज्यादा है। तो पहाड़ी क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियां हैं, निश्चित तौर पर बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, तो वो क्षेत्र है जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। निश्चित तौर पर देखा जाएगा तो उसका फर्क तो पड़ेगा कि आप मतदाता के भी जितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा उतनी ही वोटिंग का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब फिलहाल तो वोटिंग प्रतिशत अभी तक लोगों को उत्साह तो है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को घर से निकालने का भी काम करना चाहिए। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं को तभी वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। लोगों में उत्साह तो है, गर्मी के कारण जो है वोटिंग प्रतिशत कम पड़ रहा है। ठीक है, वो तो देखेंगे कि अभी, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है लोग और भी ज्यादा घर से बाहर निकले। हालांकि दोपहर में इस तरह की संभावनाएं काफी ज्यादा कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं तमाम हाई प्रोफाइल सीटों की, अगर चाहे वो कोटा हो या फिर जालौर हो या फिर बाड़मेर हो, ये जो तमाम सीटें हैं, यहाँ पर ऐसे कई बड़े दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। आपको क्या कुछ यहाँ पर नजर आता है? लोगों का जो रुझान है वो क्या कुछ कहता है? देखिए, अगर सीटों की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग चौधरी बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, मोदी सांसद है, वो चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद गुंजन चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ से है, और ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मानते चलिए कि वो तमाम सीटें जो है वो दांव पे लगी है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे बड़ी अहम सीट इसके अंदर में 2 सीटें मानी जा रही है, एक बाड़मेर
फिर एक बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा की जो सीट है महेंद्र सिंह मालवीय चुनाव लड़े कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस छोड़ के उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। आदिवासी नेताओं के अंदर बड़ा नाम आता है, लेकिन उनको टक्कर दे रहे आदिवासी नेता के बड़े नेता है राजकुमार रोत वहां चुनाव लड़ रहे बाप पार्टी की तरफ से। तो वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार जो है उतारा जरूर था। ये पूरे मंच के पूरे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास से पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दिया और बाद में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन था। तो वहाँ चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर कांग्रेस अपील की है कि वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट न डाला जाए। तो वहाँ टक्कर देखा जाए तो बड़ा पार्टी के राजकुमार रॉत और महेंद्र सिंह मालवीय के टक्कर है। बाड़मेर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कैलाश चौधरी का सीट जो है जो तीसरे राउंड पे चल रहे हैं, तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, जो कि वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार दिल्ली बार जहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कम मौके से हारे थे। तो वो कोई जाट चेहरा है, बड़ा नाम है, और वहीं पे युवा पढ़ा लिखा चेहरा है रविंद्र सिंह भाटी का, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे विधानसभा से, वो जीत के आए थे। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी है। वैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी ज्वाइन की थी भाजपा, उसके एक हफ्ते बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ठीक है मनोज, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अमित भार्गव भी जुड़ चुके हैं मथुरा से, विकास शुक्ला भी जुड़ चुके हैं छतरपुर से। अमित भार्गव, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है इस बार? क्या हेमा मालिनी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है? जनता में किस तरह का उत्साह है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ है। लोग बाग बगैर चाय पिए, बगैर नाश्ता करे मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा जो भी सामने है उसको जिताने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ मतदान केंद्र है, ये मुस्लिम आबादी पक्ष है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मुस्लिम पक्ष से घर से निकलकर वोट कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस समय माहौल है वो हेमा मालिनी के पक्ष में बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक चेहरा है जिसको हर जनता, हर लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। जी, जनता क्या कुछ मुद्दे लेकर पहुंच रही है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी बाहरी है, इस बार ये मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठाया जा रहा था। लोगों से अगर आप बात करते तो वहां पर किसका रुझान आपको ज्यादा नजर आता है? यह है कि 10 साल हेमा मालिनी जरूर यहाँ रही है, विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है, और उसी को लेकर जनता ये चाहती है कि यहाँ जो विकास कार्य है उसमें तेजी आए। इसलिए दोबारा नरेंद्र मोदी और योगी का चेहरा वो दोबारा चाहते हैं, और हेमा मालिनी जी को भी ये चाहते हैं कि वो दोबारा यहाँ आए और जनता के बीच में जाए। और जनता के जो कार्य रह गए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यमुना को लेकर था, उसको भी कहा गया है। अब की बार हेमा मालिनी ने कहा है कि मैं यमुना को स्वच्छ कराऊंगी अगर आप मैं जीतती हूँ तो। जी ठीक है, हमारे साथ विकास शुक्ला भी जुड़े हुए हैं छतरपुर से। विकास शुक्ला, अभी तक क्या कुछ समझ आया है? कितनी भीड़ नजर आ रही है आपको मतदान केंद्रों में? विकास शुक्ला, हेलो जी जी बोलिए। जी मैडम, हम आपको बता आवाज जी आ रही है, बोलिए। जी हम आपको बता दें कि लोगों में सुबह से ही मतदान करने की काफी उत्साह है और मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ हुई है मैम। और हम आपको बता दें खजुराहो लोकसभा सीट है जिससे प्रदेश के अध्यक्ष जो बीडी शर्मा हैं और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका विपक्ष में मान लें तो यहाँ से जो इंडी गठबंधन को सापा को एक सीट दी गई थी, उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया था मैम। इससे बसपा से पूर्व IAS चुनाव लड़ रहे हैं मैम। ठीक है, जयपुर से मनोज शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज शर्मा, जब हम बात करते हैं जालौर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वैभव गहलोत के साथ साथ अशोक गहलोत की साख भी दांव पर लगी हुई है। इस सीट को लेकर आपको क्या कुछ समझ आता है? चलो साफ तौर पर इससे पहले जयपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ चुके थे
और जब गहलोत की सरकार बनी उस समय आपके के अध्यक्ष भी रहते थे। मुझे लगता है कि गहलोत की वजह से टिकट दिया गया है। गहलोत की वजह जो है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान से लगता है इलाका है, वहाँ पर राष्ट्रवाद के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास भी का बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर निश्चित तौर पर गहलोत की विकास दाव पे है गई, गहलोत की साथ दाव पर है, कांग्रेस की भी साथ दाव पर है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मात्र गहलोत के बेटे की सीट ऐसी गहलोत की जहाँ पर सचिन पायलट अभी तक प्रचार करने नहीं गए थे, क्योंकि कल 24 तारीख की शाम को 5 बजे जब चुनाव प्रचार थमा था तो उसके बाद में ही सचिन पायलट का चल रहा था कि सचिन पायलट वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे, लेकिन दोनों के आपसी गुटबाजी भी अब उनके सामने दिखाई देती है। वो सार्वजनिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन अंदर दिखाई दे रही है। कारण उसका सिर्फ यही है क्योंकि गहलोत का प्रचार, सचिन पायलट का प्रचार न करना, क्योंकि सचिन पायलट जहां जहां प्रचार करने गए कांग्रेस का, वहां कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत स्थिति दिखाई दी है। तो निश्चित तौर पर दोनों, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहिए कि गहलोत के जो पूर्व ओएसडी है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे बहुत ज्यादा आरोप लगाया और कल आगरा की रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम लिए जिधर उस चीज का भी जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का जिस प्रकार से खुलासा किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक सिरदर्दी पैदा करता दिखाई दे रहा है। मनोज, ऐसा कहा जा रहा है बाड़मेर सीट को लेकर कि बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ साथ यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी ज्यादा दमखम के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये दोनों जो बड़ी पार्टियां, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी यहां से बड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हमने रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र किया। रविंद्र सिंह भाटी वो कह रहा है जो जोधपुर विश्वविद्यालय केंद्र में छात्र नेता रहे हैं, और क्योंकि वो वहां से विधानसभा के बाड़मेर में आती है, वहां से वो विधायक चुने गए हैं पहली बार, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी दिसंबर में जब लोग विधानसभा चुनाव थे। बहुत से पार्टी को टिकट कहा गया था, लेकिन किसी कारणों से भाजपा ने टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय ताल ठोकी, उन्होंने विधानसभा से जीत कर आए। क्योंकि इस बार फिर उसके बाद में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी को किसी कारण से कोई शक्ति नहीं मानने की चक्कर में उनको वापस लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। तो अब वहां पर देखा जाए तो आरएलपी थे वहां पर मीराराम बेनीवाल जो आरएलपी की पार्टी से चुनाव लड़ा था और कुछ बहुत कम अंतराल वोट जीते और लोकसभा चुनाव से कुछ पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उसके बाद में कैलाश चौधरी जो मौजूदा कृषि मंत्री है वो चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि वहां पर कैलाश चौधरी के अंतिम कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, जो 10 साल से लगातार मौजूदा सांसद भी और मंत्री भी है। तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि निर्दलीय वहां पर अगर बात की जाए, क्योंकि जातिगत वोट बैंक बहुत ज्यादा अहम रखता है, जात वोट बैंक ज्यादा है और जातों का मत जिस तरफ जाएगा वही जीत जाएगा। और इतिहास गवाह है कि राजपूत ने कभी जात को वोट नहीं दिया, जात ने कभी राजपूत को वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार जो है बाड़मेर में अलग ही समीकरण दिखाई देते पड़ रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि युवा जात जो है वो राजपूत जनता के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की सभी 12 कोविड के अंदर में अच्छी पकड़ है। तो निश्चित तौर पर वहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर पहला स्थान अगर निर्दलीय का हो सकता है, दूसरा कांग्रेस को, तीसरा कैलाश चौधरी जो मौजूदा सांसद कृषि मंत्री है। जी मनोज, राजस्थान की कोटा एक ऐसी सीट है जो पूरे देश में चर्चा में रहती है, चाहे वो छात्रों की वजह से हो, और खास बात इस बार के यहाँ का जो प्रत्याशी है ओम बिरला बीजेपी की ओर से, वो एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। उनके सामने किस तरह की चुनौतियां, क्योंकि जो उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में खड़े हैं वो भी कम नहीं है, और बीजेपी लगातार इस तरह के जो मुद्दे हैं, जिस तरह के वो मुद्दे उठाती थी, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो या फिर हिंदुत्ववाद का हो, जो उन्हें टक्कर देने के लिए खड़े हैं, वो भी मतलब बराबर की टक्कर यहाँ पर नजर आने वाली है। लेकिन अगर हम ओम बिरला की बात करते हैं तो उनके सामने क्या कुछ खास चुनौतियां हैं? बिल्कुल, देखिए ओम बिरला की अगर बात की जाए कोटा लोकसभा क्षेत्र की, तो ओम बिरला मौजूदा लोकसभा स्पीकर भी है और जो कि मोदी के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, तो इनको टिकट दिया गया है। अगर प्रहलाद जिंदल की बात की जाए, प्रहलाद जिंदल जो है लगातार वो कांग्रेस के खास बीजेपी के विधायक रहे हैं और वसुंधरा सेना के माने जाते हैं, लेकिन इस बार जब उन्हें विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट नहीं दिया गया था तो वहाँ नाराजगी जाहिर थी, तो ये कहा गया था कि लोकसभा में टिकट दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लास्ट में उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था और वहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो मानते चाहिए कि प्रहलाद जिंदल अपने आप से भी एक बड़े नेता है और
और गुजर बेल्ट के जो गुजर समाज के हैं वो उनमें अपनी अच्छी पकड़ है और लगातार कई चुनाव भी जीत के आए। बेबाक शरीर नेता माने जाते हैं, बोलने के अंदर में कतई वो परहेज नहीं करते, जिसको भी कुछ बोलना है बोल देते हैं। वहीं उनकी टक्कर जो है पहला आपके क्या नाम है लोकसभा स्पीकर से है। लोकसभा स्पीकर जो है क्योंकि दोनों में टक्कर तो बराबर की है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि जहाँ पर कि ओम बिरला को के अंदर में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पर जातिगत समीकरण के आधार पर वोट डाला जाता है, वोट बैंक को देखा जाता है। तो इसी तौर पर एक तरफ वोटर है, एक तरफ जो है महाजन समाज के लोग आते हैं, तो मान की तो ये टक्कर बराबर की है। शादी शहर में जो बल पड़ेगा या 5 दिन से जो फिलहाल टक्कर बराबर की जा रही है। मनोज, पिछले चुनाव में देखा गया जो पहला चरण हुआ तमाम राज्यों में यानी पूरे देश में जो वोट प्रतिशत था वो काफी कम निकलकर सामने आया। उसका एक कारण ये भी बताया गया कि ज्यादातर राज्यों में स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के सामने जो है वो कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, यानी जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ साथ सवाल यहाँ पर अब ये भी खड़ा हो गया है कि इस बार जो जनता जा रही है वोट देने के लिए वो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जो है वो अपने क्षेत्रीय मुद्दे जो है वहां पर क्या कुछ काम हुए उनको लेकर जा रही है। राजस्थान की जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या है और वो किस मुद्दे पर वोट देने के लिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सा सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर पहले चरण में जो 12 सीटों पर मतदान हुआ था उसमें तो साफ तौर पर दिखाई दिया, क्योंकि जैसा कि हम दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं, राजस्थान का जो समीकरण है और राज्यों के मुकाबले बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर वोट डाला जाता है। और विकास के मुद्दों की अगर बात की जाए तो जहाँ एक तरफ कांग्रेस लगातार जीएसटी को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चुनावी मैदान में, वही भारतीय जनता पार्टी अपने सिर्फ मोदी का चेहरा सामने रखकर और राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे। बीजेपी के जो 25 सांसद थे उनमें से किसी के पास भी ऐसा बोलने के लिए नहीं करना कि लोकसभा क्षेत्र के जो हम सांसद थे तब मेरे काम किया, वो सिर्फ मोदी के नाम पर मोदी के भरोसे ही अपनी उम्मीदवारी को जता रहे हैं, क्योंकि मोदी ही उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। और राम मंदिर को लेकर, सनातन धर्म को लेकर भी लगातार जनता भी जीतती जा रहे हैं। हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बांसवाड़ा में जहाँ इस तरफ मोदी जी ने भाषण दिया, वही जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कम से कम राम के नाम से रिपोर्ट दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार विकास के मुद्दे के साथ साथ सामने वाले को बताने के लिए पिछली 10 साल में क्या कार्य किया है, लेकिन कांग्रेस नई बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट मांग रही है, महंगाई के नाम पे वोट मांग रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट मांग रही है, लोगों को पक्के घर देने के नाम पे वोट मांग रही है। लेकिन बीजेपी के पास में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं राम मंदिर और सनातन धर्म के अलावा, जिससे भी जनता की जिससे ज्यादा मांग रही है वो मोदी भरोसे, राम मंदिर भरोसे अभी तक चल रहा है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं? क्योंकि लगातार देखा गया किस तरह से राजस्थान की जो तमाम सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने 2019 में तो अपना जो दमखम दिखाया, इसी के साथ ही इस बार प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया अब की बार 400 का पार। राजस्थान की जनता क्या प्रधानमंत्री के इस नारे को सफल कराने की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है? सिंपल देखिए, एक मात्र सीट चित्तौड़गढ़ ऐसी है जो कंपटीशन की नहीं है, वहाँ पर दिखाई देता है कि चित्तौड़गढ़ जाता है। वहाँ लोगों से हमने बात की है तो ये मानती चाहिए कि चित्तौड़गढ़ की भाजपा के लिए एक ऐसी सीट है जो बिल्कुल आराम से निकल सकती है। सीपी जोशी सबको जीत मार रहे हैं और सीपी जोशी जीतने के आधार पर है, तीसरी बार जीत सकते हैं। और इस बार अगर जीतते हैं तो केंद्रीय मंत्री बनने की उनकी संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी है। हम अपने बच्चों को पहले ही बता चुके हैं, जब अमित शाह आए थे तो सीपी जोशी की तारीफ की थी और कहा था कि हम सीपी जोशी के दम पर 115 सीटें विधानसभा चुनाव में लेकर आए। और जब बांसवाड़ा के अंदर में लोकसभा मोदी जब रैली करने के लिए आए थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी जोशी की पीठ पर तपाई थी, तो उनका जो नेतृत्व था चुनाव को लेकर वो बहुत अच्छा रहा। तो बिल्कुल खास तौर पर सीपी जोशी जो है वो निकले हुए हैं उम्मीदवार है, क्योंकि अगर कोई अंतिम फॉर्मेलिटी होती तो शायद वो देखने को नहीं मिलती। स्थानीय नेताओं का भी विरोध था, लेकिन वो सब कुछ सही समय पे बिल्कुल तय हो गया है भाजपा की तरफ से। तो निश्चित तौर पर सीपी जोशी इस बार, क्योंकि बाकी सांसदों को जरूर जीत रहे थोड़े पसंद आ रहे, लेकिन सीपी जोशी निकल सकते हैं इस बार। जी, अमित भार्गव मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मथुरा में क्या कुछ माहौल है? क्या अब ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं मतदान केंद्रों में? धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको देखते हुए यहाँ लोग काफी संख्या में घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी,
हेमा मालिनी के सामने क्या कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं? इसी के साथ ही हम आपसे अन्य लोकसभा सीटों की भी बात करेंगे यूपी के। फिलहाल आप मथुरा के जो लोग हैं वो किस तरह से पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, आपकी क्या कुछ बातचीत हुई? जी बिल्कुल, लोगों का कहना यह है कि यहाँ जो मथुरा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यमुना का। और यमुना अब पिछले 10 सालों में हेमा मालिनी यहाँ रही हैं, लेकिन उन्होंने यमुना को साफ नहीं कराया। अभी की बार भी लोग चाहते हैं कि यमुना साफ हो, और यमुना के जो साफ करने के वादे हैं वो यहाँ करीब 15 प्रत्याशी मैदान में है, और उन्होंने सबने ये वादा किया है कि हम यमुना को साफ कराएंगे। अब देखना ये होगा कि जनता किस ओर जाती है, क्या कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताती है, या जो है बसपा के प्रत्याशी को जिताती है, या हेमा मालिनी को दोबारा मौका देती है कि वो यहाँ यमुना का शुद्धिकरण कर सके। जी अमित, पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो जनता मतदान केंद्रों में पहुंच रही है और इन मुद्दों को उठा रही है, तो क्या ऐसा माना जाए कि मथुरा की जनता के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ यमुना के मुद्दे को लेकर वोट करने पहुंच रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, यमुना तो मुद्दा है ही है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी और जो यहाँ की विकास है, मथुरा का विकास है, उसको लेकर भी लोग बाग यहाँ वोटिंग करने आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे घर अभी शुद्ध पानी नहीं है, तो पानी की जो बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो कहा था कि यमुना गंगा जल जो है वो हर घर पहुंचेगा, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा, तो उसकी भी नाराजगी लोगों में है, और लोग उसी को देखते हुए यहाँ वोट करने अपने अपने मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। यानी मथुरा के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।